वेनिस, एक सपनों सा शहर, एक ऐसा शहर जैसा दूसरा कोई नहीं। यहाँ आपको रोड्स की जगह कैनाल्स दिखेंगी, कार्स की जगह बोट्स दिखेंगी और कई सेंचुरीज पुराने ग्रैंड पैलेसेस दिखेंगे जिनका आर्किटेक्चर आपका मन मोह लेगा। मुझे अपनी पूरी नॉलेज के बेस पर यह कहने में कोई डाउट नहीं कि वेनिस दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट यूनिक शहर है। मैं आपको ये शहर पूरा दिखाना चाहता हूँ और इस शहर के बारे में आपको तमाम बातें बताना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। हम पहले वेनिस और फिर इसके दो आइलैंड मुरानो और बुरानो देखेंगे। अगर आप वेनिस जाना चाहो तो उससे जुड़ी तमाम ट्रैवल हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा है। लेट्स बिगिन। वेनिस इटली के नॉर्थ में एक फ़िश की शेप में है, सी लैगून में। ये इटली के मेनलैंड से कटा हुआ था पहले। फिर मिड 1800s में वेनिस को इटली से जोड़ने के लिए एक कॉसवे बनाया गया। इस कॉसवे के बनने से जो वेनिस है इटली के मेनलैंड से कनेक्ट हो गया ट्रेन लाइन से, हाईवे से और एक्विडक्ट से। तो वेनिस में ट्रेन आने लगी इटली से, और हाईवे से कार और बसेस आने लगी, और एक्विडक्ट से पानी की सप्लाई होने लगी। तो पीने के पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए अब जानते हैं थोड़ा वेनिस शहर की ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में। बहुत पहले कभी एक रिवर थी जो एड्रियाटिक सी में जाके गिरती थी। उस रिवर के जो सेडिमेंट्स थे, मतलब रेत वगैरह, उन्होंने जो एड्रियाटिक सी का एक पार्ट है उसे दूसरे मेन पार्ट से अलग कर दिया। तो जो पार्ट एड्रियाटिक सी से अलग हुआ वहाँ पे वेनिस शहर की शुरुआत हुई। ये एक मार्शी डेल्टा, मतलब समुद्र के पानी के ऊपर, आज से करीब 1500 साल पहले बनना शुरू हुआ। रोमन सिविलाइजेशन तो तब तक ख़त्म हो चुकी थी और सारे में बारबेरियंस का खौफ फैला था। बारबेरियंस मतलब अनसिविलाइज्ड लोग। तो यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे ये सोच के बसना शुरू किया कि जो बारबेरियंस हैं उनको ये पानी में डूबी गंदी सी मुश्किल जगह पसंद नहीं आएगी और वो उनसे सेफ़ रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने पानी में 15 फीट गहरे ओल्डर वुड के डंडे गाढ़े, मतलब कि वुडन पाइलिंग्स, और उनके ऊपर प्लेटफॉर्म बना के फिर घर बनाए। तो आप ये जान लो कि जो वेनिस शहर के आपको घर दिखेंगे ये रेगुलर कन्वेंशनल घर नहीं है, बल्कि ये वुडन पाइलिंग्स के ऊपर सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद ट्रेड शुरू हुई। तो वेनिस की जोग्राफिकल लोकेशन जानना पहले ज़रूरी है। वेनिस इटली में है। इटली मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल बीचों बीच है और वेनिस के साइड में है एड्रियाटिक सी। तो इस ज़बरदस्त जोग्राफिकल एडवांटेज से वेनिस ईस्ट से ट्रेड करने में बहुत आगे निकल गया और बहुत प्रॉफिट कमाया वेनिस ने। और कुछ ही टाइम बाद वेनिस एक ग्रेट ट्रेडिंग एम्पायर बन गया। फिर 828 एडी में जो सेंट मार्क्स की बोन्स थी वो यहाँ पे आई और वेनिस को उससे रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी मिल गई। फिर यहाँ के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने 1500s 1600s में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और उस पैसे से उन्होंने बहुत ग्रैंड पैलेसेस बनाने शुरू किए जो कि ग्रैंड कैनाल के दोनों तरफ दिख जाएंगे। और यहाँ के लोगों ने उस भारी पैसे से जो उन्होंने कमाया ट्रेड से लग्जूरियस लाइफ जीनी शुरू कर दी। बहुत लाइफ एंजॉय करी उन्होंने, आज भी वो दिखता है वैसे। पर जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे स्पेन, पोर्टुगल, इनको ईस्ट से ट्रेड का नया रूट मिल गया साउथ अफ्रीका के नीचे से, और साथ में अमेरिका भी डिस्कवर हो गया, तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक नई मार्केट मिल गई। ट्रेड में जो वेनिस की मोनोपोली थी वो हो गई ख़त्म। पर टाइम के हिसाब से चेंज होने की बजाय जो वेनिस के लोग थे वो और ज़्यादा भोग विलास में लग गए। तो पैसे की कमी तो थी नहीं उन पे, क्योंकि पिछली 2 सेंचुरीज़ में उन्होंने ट्रेड करके बहुत पैसे उन्होंने कमा लिए थे, इस वजह से ऐसा हो पाया। तो ये तो थी वेनिस के गुजरे कल की बात। अब वेनिस के आज की बात करते हैं। आज वेनिस की जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म। यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो करीब है 55,000, लेकिन एक साल में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आपको पूरे शहर में एक भी कार दिखाई नहीं देगी। सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ बोट से होता है, चाहे टूरिस्ट हो, लोकल्स हो, यहाँ तक कि पुलिस भी, सभी शहर में बोट से ही घूमते हैं। और सारा जो शहर में सामान है वो भी बाहर से बोट से ही आता है। वेनिस में करीब 100 तो आइलैंड हैं, 400 के करीब ब्रिजेज़ हैं और 2000 के करीब गलियाँ हैं। यहाँ रहना, घूमना सब बहुत एक्सपेंसिव है, सारी चीज़ें महंगी हैं क्योंकि शहर के बाहर से आती हैं ना।
लेकिन यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि इटली का जो मेनलैंड है, वहाँ के जो बिग सिटीज़ हैं जैसे मिलान, रोम या फ्लोरेंस, इनमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, तो जो लोग हैं वो उनकी तरफ जाने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वेनिस में जो ये लंबी ब्यूटीफुल स्लो बोट चलती हैं, इन्हें गोंडोला बोलते हैं। इन बोट्स को चलाने वाले पर्सन को गोंडोलियर बोला जाता है। ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं, ये गोंडोलियर हैं। ये इनकी यूनिफॉर्म होती है, ब्लैक पैंट और लाइन वाली टी शर्ट। वेनिस में गोंडोला राइड करना वेनिस जाने वाले हर टूरिस्ट का ड्रीम होता है। ये गोंडोलास आपको शहर की सारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे दिख जाएंगे, जैसे कि सेंट मार्क स्क्वायर, रियाल्टो ब्रिज और भी कई जगहों पे। ये जो वेनेटियन गोंडोला राइड है, ये बेहद रोमांटिक होती है, लेकिन बहुत महंगी। 40 मिनट की राइड के दिन में आपको 80 यूरो लगेंगे और शाम 7 बजे के बाद करीब 100 यूरो, मतलब कि करीब 8,000 रुपये। शाम को ये इसलिए महंगी होती है क्योंकि जो बिल्डिंग्स में लाइटें जल रही होती हैं, उसकी कैनाल में रिफ्लेक्शन पड़ती है, जिससे कि उस राइड की खूबसूरती बढ़ जाती है और उस टाइम भीड़ भी कम होती है, तो ओवरऑल चार्म बढ़ जाता है। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप गोंडोलियर को गाना गाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए वो 20 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। लेकिन राइड से पहले आप गोंडोलियर से इस राइड का जो प्राइस है, ड्यूरेशन है और रूट है, वो पता कर लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। रूट का ऐसा है कि जो ग्रैंड कैनाल है, वहाँ वाटर ट्रैफिक बहुत होगा, भीड़ बहुत दिखेगी आपको, तो उससे जो आपका चार्म है राइड का, वो कम हो जाएगा। तो आप गोंडोलियर को बोल सकते हो कि आप इस राइड को जो पीछे के स्ट्रीट हैं जहाँ लोकल लोग रहते हैं, आप वहाँ पे ले चलो। आप डेफिनेटली ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि वहाँ लोकल्स के अच्छे ब्यूटीफुल घर होते हैं और भीड़ भी बहुत कम होती है। तो ये तो थी गोंडोला की राइड। अब हम चलते हैं ग्रैंड कैनाल की राइड पे। ये जो आपको काफ़ी चौड़ी सी कैनाल दिख रही है, इसे ग्रैंड कैनाल बोलते हैं। ये वेनिस में है। वेनिस का जो ट्रांसपोर्टेशन है मेनली इसी पे होता है, चाहे टूरिस्ट की बोट्स हों, गोंडोलाज हों, या लोकल का ट्रांसपोर्टेशन, या बाहर से सामान आना, यहाँ तक कि पुलिस भी, सभी के लिए ग्रैंड कैनाल यूज़ होती है। ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और 15 फीट गहरी है। इस पे जो आपको ये बड़ी सी बोट चलती हुई दिखाई दे रही है, इसे वेपोरेटो बोलते हैं। टूरिस्ट के वेनिस में घूमने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप जब वेनिस आओगे तो डेफिनेटली आप सेंट मार्क स्क्वायर जाओगे, तो उसके लिए वेपोरेटो लेना सबसे बढ़िया तरीका है। तो ग्रैंड कैनाल की जो राइड होगी, उसके दोनों साइड जो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, जो पुराने ज़माने के पैलेसेस हैं, वो आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। तो सेंट मार्क स्क्वायर जाने के लिए जो आप वेपोरेटो लेंगे, आप इसे पियाज़ाले रोमा बस स्टेशन या सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन से ले सकते हैं। तो अब पहले हम सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन की बात करते हैं। वेनिस का जो आइलैंड है, ये मेनलैंड से कटा हुआ है। तो इस वेनिस को मेनलैंड से जोड़ने के लिए कॉस्वे बना। उस कॉस्वे पे एक्विडक्ट आ रही है, जिससे कि वो पानी की सप्लाई हो सके वेनिस के लिए। दूसरा एक हाईवे आ रहा है और तीसरा रेलवे लाइन आ रही है। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो जो रेलवे लाइन आ रही है, उसका जो रेलवे स्टेशन है, ये मेरे पीछे है, इसका नाम है फेरोविया सेंटा लूसिया। ये 1954 में बना था। तो इस रेलवे स्टेशन के बनने से जो वेनिस है, वो बाहर का जो मेनलैंड है इटली का, उससे कनेक्ट हो गया है। अब हम सेंट मार्क स्क्वायर जाने के लिए वेपोरेटो की राइड लेंगे। वेपोरेटो की जो टिकट हैं, आपको सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन के सामने बने इनके ऑफिस में मिल जाएंगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रैंड कैनाल की राइड वेपोरेटो से। हम सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन से शुरू कर रहे हैं और सेंट मार्क स्क्वायर तक जाएंगे। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये सेंटा लूसिया स्टेशन के ठीक सामने है। हमारी ये राइड अब ग्रैंड कैनाल पे शुरू हो गई है। ये ग्रैंड कैनाल पे बेहद खूबसूरत घर, एक के बाद एक सारे घर एक से बढ़ के एक हैं। पहले 1500s और 1600s में जब ट्रेड होती थी, तो यहाँ के जो मर्चेंट थे वो बहुत अमीर हो गए थे ईस्ट से ट्रेड करके। तो उनमें होड़ मची थी एक से एक शानदार घर बनाने की। तो ग्रैंड कैनाल के दोनों तरफ आपको जो ये घर दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं और पिछले करीब 400-500 साल से इनमें कोई भी चेंज करने की परमिशन दी नहीं गई है। इसीलिए जैसे ये तब दिखते थे, वैसे ये अब दिखते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आप इसे ज़रा ध्यान से देखें। इस तरह की बिल्डिंग्स पूरे वेनिस में आपको दिखाई देंगी। इन बिल्डिंग्स में जो ग्राउंड फ्लोर है, वो वेयर हाउस हुआ करता था मर्चेंट्स का, मतलब गोदाम।
क्योंकि ट्रेड बहुत होती थी, तो जो सामान लाते थे वो या जो सामान आता था उसे ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर करा जाता था। उससे ऊपर का जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उस पर शोरूम हुआ करता था। उससे ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे रिच नोबल फैमिलीज़ रहती थी और उनकी विंडो बड़ी होती थी ताकि ज़्यादा सनलाइट एंटर कर सके उनके फ्लोर पे। सबसे ऊपर सर्वेंट का क्वार्टर्स हुआ करता था, उसकी विंडोज़ छोटी छोटी होंगी। और सबसे ऊपर छत पे किचन हुआ करती थी। किचन सबसे ऊपर इसलिए थी ताकि आग लगने का खतरा कम हो सके। पूरी ग्रैंड कैनाल की राइड के दौरान जो आप वेपोरेटो पे कर रहे होगे, आपको दोनों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल घर दिखाई दे रहे होंगे और ये मेरा दावा है कि आप इनसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाओगे। ये जो आपको लेफ़्ट में बिल्डिंग दिख रही है, ये है वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का नमूना। पूरे वेनिस में आपको वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। इनमें पॉइंटेड आर्चेज होती हैं और उनके ऊपर एक राउंड मेडेलियन होती है जिसके अंदर 4 लीव्स का क्लोवर होता है। ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये है वेनिस का फेमस रियाल्टो ब्रिज। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना ब्रिज है। ये अपने टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल है। आप इसके नीचे से गुजरना भूल नहीं पाओगे। आपकी जो बोट है वेपोरेटो, वो इसके नीचे से गुजरेगी। इसके ऊपर से जब आप ग्रैंड कैनाल के व्यूज़ देखोगे दोनों साइड के, तो वो बहुत ही मैस्मराइजिंग है। ये है रियाल्टो ब्रिज के ऊपर से ग्रैंड कैनाल का एक साइड का ब्यूटीफुल व्यू। ये है रियाल्टो ब्रिज के ऊपर से दूसरी साइड का ग्रैंड कैनाल का ब्यूटीफुल व्यू। मैं इस वक्त रियाल्टो ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ। ये ब्रिज 1588 में बना था। ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर से जा रहा है। 1850s तक ये अकेला ब्रिज था जो यहाँ पे था ग्रैंड कैनाल के ऊपर। ये ब्रिज अपने टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो यहाँ से शिप्स जाते थे उनका रास्ता बंद हो गया और इस वजह से जो यहाँ के मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने जो गुड्स हैं वो इस बिल्डिंग के आसपास के जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें स्टोर करने शुरू कर दिए क्योंकि इसके आगे शिप बढ़ नहीं सकते थे। ये सामने लकड़ी का बना हुआ ब्यूटीफुल एकेडेमिया ब्रिज। आपकी जो ये वेपोरेटो की राइड चल रही है, पहले ये रियाल्टो ब्रिज के नीचे से निकली थी, अब ये एकेडेमिया ब्रिज के नीचे से निकलेगी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर। ये एक वुड का बना ब्रिज है। 1854 तक यहाँ पे कास्ट आयरन का ब्रिज हुआ करता था। उसे कुछ टाइम के लिए रिप्लेस कर दिया इस लकड़ी के ब्रिज से, ये सोच के कि बाद में हटा देंगे, लेकिन कभी भी इसे रिप्लेस नहीं किया गया। और ये वुड का एकेडेमिया ब्रिज आज भी बहुत यहीं पे खड़ा है और यहाँ से चारों तरफ के बड़े अच्छे व्यूज दिखाई देते हैं। ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर है। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक गुम्बद सी दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ की एक बहुत ही फेमस चर्च है। इसका नाम है सेंटा मैरिया ला डी सैल्यूट चर्च। ये चर्च 1630 में बनाई थी क्योंकि उस टाइम वेनिस की 1/3 पॉपुलेशन प्लेग से ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम तो पता नहीं था लोगों को कि ये चूहों से होता है प्लेग, तो उन्होंने चर्च बनाई ताकि सेंट मैरी जो होती हैं उनसे प्रे कर सकें कि आप प्लीज़ हमें प्लेग से बचा लो। ये है एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर से ग्रैंड कैनाल का बेहद खूबसूरत व्यू। आपको थोड़ी सी दूरी पे ला सैल्यूट चर्च दिखाई दे रही होगी। एकेडेमिया ब्रिज के ऊपर से जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत घर दिखाई देंगे। इनके कलर्स नोटिस करना। जब आपका वेपोरेटो एकेडेमिया ब्रिज से थोड़ी आगे बढ़ेगा तो आप ला डी सैल्यूट चर्च के साइड से गुजरेंगे। ये वही चर्च है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेग से लोगों को बचाने के लिए, प्रे करने के लिए लोगों ने ये चर्च बनाई थी। एकेडेमिया ब्रिज और ला सैल्यूट चर्च के बीच में आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी जिसके ऊपर थोड़े पेड़ हैं। ये पैगी गुगेनहाइम आर्ट कलेक्शन की बिल्डिंग है।
पैगी एक अमेरिकन हेयरस थी जो कि रिटायर होने के बाद यहाँ वेनिस में आके इस बिल्डिंग में रहने लगी थी। तभी ये उन्होंने मिड कंस्ट्रक्शन पैलेस ख़रीदा था, उसे थोड़ा रेनोवेट करके उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया और उन्होंने अपनी मॉडर्न आर्ट का फाइन कलेक्शन वेनिस सिटी को दिया। थोड़ा सा और आगे जाके सेंट जॉर्ज आइलैंड आएगा। यहाँ पे एक खूबसूरत बेल टावर है, आप इसके टॉप पे जाना, यहाँ से वेनिस सिटी के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई देंगे। ये जो सेंट जॉर्ज आइलैंड है ये सेंट मार्क स्क्वायर के ऑपोजिट है। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है सेंट मार्क स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही सेंट मार्क स्क्वायर है। वेनिस आने वाले जो अधिकतर टूरिस्ट होते हैं वो डे ट्रिपर्स होते हैं। वो यहाँ सुबह को आते हैं घूमने के लिए, ग्रैंड कैनाल की राइड करते हैं और सेंट मार्क स्क्वायर पहुँच के वहाँ की सारी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स देखते हैं और शाम को वापस चले आते हैं। उन्हें यही पता नहीं चल पाता कि ट्रू वेनिस है क्या। अगर आपको असली वेनिस जानना है कि क्या है तो आपको जो साइड की थोड़ी शांत ब्यूटीफुल गलियां हैं जहाँ पे लोकल्स रहते हैं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वो गलियाँ बेहद खूबसूरत हैं। आपको वहाँ पे उनके बेहद खूबसूरत घर दिखाई देंगे लोकल्स के। आप लोकल्स की लाइफ को देखना बड़ी ही प्लीजिंग है, आपका वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। असली वेनिस वही है। तो जब भी आप यहाँ पे घूमने के लिए आओ, आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, कम से कम पूरे 2 या 3 दिन। मैं इस वक्त एक ब्रिज पे खड़ा हूँ। ब्रिज को इटालियन में पोंटे बोलते हैं। तो जगह जगह आप स्ट्रीट्स पे साइन बोर्ड्स लिखे होंगे, उन पे पोंटे लिखा होगा। पोंटे मतलब ब्रिज। ये मेरे पीछे स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट को इटालियन में काले बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट काफ़ी होता है, तो स्क्वायर को यहाँ पे कैंपो बोलते हैं। और अगर वो स्क्वायर छोटा है तो उसे बोलते हैं कैंपिएलो। और अगर आपको किसी से कोई डायरेक्शन पूछनी है कि ये चीज़ किधर है, जैसे कि ट्रेन स्टेशन किधर है, तो आपको बोलना चाहिए डू वे दैट प्लेस। मतलब अगर आपको सेंटा लूसिया स्टेशन जाना है तो आपको बोलना चाहिए डू वे सेंटा लूसिया। और ऐसे कवर्ड पासेज वे को सॉडो पोर्टिजो बोलते हैं। ये वेनिस के लोकल लोगों की ब्यूटीफुल गलियां और घर, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ब्रिज आपको वेनिस में हर जगह दिख जाएंगे। ये कैनाल क्रॉस करने के काम आते हैं। यहाँ के घर ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत पुराने भी हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन करना घर में बड़ा ही मुश्किल काम है। गवर्नमेंट से बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है परमिशन लेने की। यहाँ तक कि घर का कलर चेंज करने के लिए भी लोगों को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कर सकते हैं, और वो रेयरली मिलती है उन्हें। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि इस जगह की जो हेरिटेज है वो बची रहे। ये हैं यहाँ के कई सेंचुरीज पुराने बेहद खूबसूरत घर। वेनिस की गलियों में घूमते हुए आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। इटली की कुछ चीज़ें वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि वाइन, पिज़्ज़ा, पास्ता और जिलाटो। आपको यहाँ वेनिस में जिलाटो की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे सारे जितने भी फ्लेवर होते हैं सबकी जिलाटो मिलेगी और वो बहुत ही डिलीशियस होती है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वेनिस में आपको इस तरह के बहुत सारे वाटर फाउंटेन मिल जाएंगे। इनसे जो ये पानी निकल रहा है ये बिल्कुल पीने के लायक है, काफ़ी प्योर, सेफ, क्लीन और टेस्टी है। वेनिस से थोड़ा सा ऊपर स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ की जो एल्प्स हैं उनसे ये पानी एक्विडक्ट के थ्रू वेनिस में आ रहा है। इटालियन लैंग्वेज में एक टर्म है डोल्चे फार निएंटे। इसका मतलब है द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग। जो इटली के लोग हैं ये वहाँ उनके जीने की फ़िलॉसफी है। वो कुछ नहीं करेंगे, आराम से एक जगह बैठ जाएंगे, हाथ में ड्रिंक लेके कुछ खाते पीते रहेंगे ओपन में,
और जो आते जाते लोग हैं उनको देखेंगे, इसे पीपल वॉचिंग बोलते हैं। तो इस तरह वो बहुत ही स्लो रिलैक्स्ड पेस में लाइफ जीते हैं और रोज़ाना का एटलीस्ट कुछ टाइम इस तरह वो बिताते हैं। तो इस तरह वो काफ़ी अपनी जो स्ट्रेस होती है रोज़ाना की उसे कम रख पाते हैं। तो ट्रू लिविंग, क्वालिटी लिविंग इसी को बोलते हैं। हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए। All these people are locals having their daily dose of dolce far niente. लोकल्स की वेजिटेबल शॉप। ये वेनिस के वो नेबरहुड हैं जहाँ पे यहाँ के लोकल्स रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है और यहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं हैं। आज सुबह मैं सेंट मार्क्स स्क्वायर गया था, वही जगह जहाँ कैंपेनिल, डॉजीज पैलेस, सेंट मार्क्स बेसिलिका, कोरल म्यूजियम ये सब है। तो उस जगह पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट, असल में क्या है कि जो भी वेनिस घूमने आता है वो कई लोग 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ इतना बड़ा झुंड टूरिस्टों का, लोग ही लोग। और दूसरी तरफ यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। यहाँ देखो कितनी शांति है और कितने खूबसूरत घर। घूमने का असली मज़ा ऐसी जगहों पे ही है। वेनिस में एक वर्ल्ड फेमस कार्निवल फेस्टिवल होता है हर साल फेब या मार्च में। ये 1600s 1700s में काफ़ी पॉपुलर था और करीब 2 महीने का होता था। अब ये करीब 18 दिन तक चलती है सेलिब्रेशन। इसमें लोग एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और मास्क लगाते हैं। मास्क लगा के वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। और मास्क का फ़ायदा ये होता है, जो इसका पर्पस है, कि इससे अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो मिट जाएगा और हर सोशल क्लास के लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और इस कार्निवल फेस्टिवल को देखने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उस टाइम फेब या मार्च में। और ये जो स्पेशल मास्क होते हैं ये आपको वेनिस में घूमते हुए बहुत सारी शॉप्स पे मिल जाएंगे। वेनिस में घूमते हुए आपको ये 3 फ्लैग बहुत सारे घरों पर दिख जाएंगे। इनमें जो लेफ्ट साइड वाला फ्लैग है ब्लू कलर का विद अ रिंग ऑफ स्टार्स, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है क्योंकि इटली यूरोप में आता है। बीच में जो फ्लैग है ग्रीन, वाइट और रेड कलर का, ये इटली का नेशनल फ्लैग है। और जो राइट साइड पे फ्लैग है रेड कलर का जिस पे कि शेर छपा हुआ है गोल्डन कलर में, ये वेनिस का फ्लैग है। ये वेनिस की एक गोंडोला रिपेयर शॉप। पूरे वेनिस में जो आपको गोंडोलास चलते हुए दिखाई देते हैं ये ऐसी ही शॉप्स पे रिपेयर होते हैं। वेनिस या इटली के किसी भी शहर में घूमते हुए आप सूनर और लेटर ऐसे किसी स्क्वायर पे पहुंच ही जाओगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, जहां रोज़ाना शाम को लोकल कम्युनिटीज़ गैदर होती हैं अपनी हर शाम को एंजॉय करने के लिए। ऐसी जगह पे आपका ये मन करना लाजमी है कि काश हम यहाँ हमेशा रह सकते। मुझे यहाँ पे साफ साफ लगा कि लड़कियों को यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम है एज अपोज टू अवर इंडियन सोसाइटी। बैक स्ट्रीट्स की साइट सीइंग के बाद अब हम चलते हैं वोगा लोंगा बोट रेस देखने के लिए। मैं काफ़ी लकी था कि मैं साल के उस टाइम पे वेनिस में गया जब वहाँ पे वोगा लोंगा बोट रेस हो रही थी। ये साल में एक ही बार होती है।
अकेली मैं बड़े सही टाइम पे आया हूँ वेनिस में। आज एक फेस्टिवल है, संडे का दिन है। यहाँ पे बोट रेस चल रही है, तो जो ग्रैंड कैनाल है उसमें गोंडोलास को भी चलने पे रोक लगा रखी है ताकि इन बोट्स के चलने में कोई दिक्कत ना आए। बहुत ही मजा आ रहा है। इटालियंस का लव ऑफ लाइफ यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है। वोगा लोंगा एक 30 किलोमीटर की नॉन कॉम्पिटिटिव बोट रेस है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई भी विनर या लूज़र नहीं होता। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लोग इसे एंजॉय करने के लिए करते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं और काफ़ी फेस्टिव माहौल होता है यहाँ पे। ये वेनिस से शुरू होती है बोट रेस और ये मुरानो और बुरानो आइलैंड जो कि वेनिस के पास में है वहाँ तक ये चलती है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अधिकतर लोकल्स ही होते हैं जो इसमें पार्ट ले रहे होते हैं। ये मैं जिस स्क्वायर पर खड़ा हूँ इसे पियाज़ा बोलते हैं। वेनिस का ये इकलौता स्क्वायर है जिसे पियाज़ा कहलाने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पे सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि कैंपेनीले टावर, उसके पीछे सेंट मार्क्स बेसिलिका। ये दोनों तरफ जो ये बिल्डिंग दिख रही हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। बहुत सारे यहाँ पे कबूतर होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। नेपोलियन को ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने इस पियाज़ा को कहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप। यहाँ पियाज़ा सैन मार्को पे आपको बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे चारों तरफ, लेकिन यहाँ की लॉ के मुताबिक इनको इस जगह पे खाना खिलाना मना है। ये मेरे पीछे जो इस वक्त बिल्डिंग दिख रही है सेंटर में, ये है सेंट मार्क्स बेसिलिका। 830 एडी में सेंट मार्क्स की जो बोन्स हैं वो वेनिस में लाई गई। उससे इस शहर को काफ़ी रिलीजियस इम्पोर्टेंस मिली थी और वो जो बोन्स थी सेंट मार्क्स की वो यहाँ एक चर्च में रखी गई थी, इसी जगह जहाँ सेंट मार्क्स बेसिलिका है। फिर उसके बाद उस चर्च को रिप्लेस करके ये सेंट मार्क्स बेसिलिका बनाई गई। इसके अंदर सेंट मार्क्स की बोन्स रखी हैं। इसकी जो डोम्स हैं वो ओनियन की शेप की हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ईस्टर्न स्टाइल का है। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो वेनिस है इसका बिजेंटियम एम्पायर से कोई कनेक्शन था। बिजेंटियम मतलब जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल है। अब बारी है कैंपेनीले टावर की। ये सेंट मार्क्स स्क्वायर की एक और ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है टावर, इसे कैंपेनीले टावर बोलते हैं। ये रेनेसांस के टाइम, मेडिवल टाइम में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। यहाँ पे एक किला हुआ करता था और ये उसका ऑब्जर्वेशन टावर था, दूर दूर का देखने के काम आता था। लेकिन 1908 में ये टावर गिर गया। फिर उसके 10 साल बाद इस टावर को बनाया गया दोबारा और ये और ज़्यादा ऊंचा बनाया गया। आज इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कैंपेनीले बेल टावर के अंदर एलिवेटर है जिससे हम जाएंगे इस टावर के टॉप पे। जब हम कैंपेनीले बेल टावर के टॉप पे पहुंचेंगे तो हमें सामने ये खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। ये जो सामने आइलैंड है ये सेंट जॉर्ज आइलैंड है और इस पे एक बेल टावर है जिसके टॉप से पूरे वेनिस सिटी के और सेंट मार्क्स स्क्वायर के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। ये कैंपेनीले टावर के टॉप से डिफरेंट व्यूज़। यहाँ पे ग्रैंड कैनाल एंड होती है। ये सामने सेंट जॉर्ज मजोरे आइलैंड और उसके साइड में एक कम चौड़ा जो लंबा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसे जियो डेका आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। टावर के टॉप से ये ला सैल्यूट चर्च दिखाई देती हुई, उसके सामने से ग्रैंड कैनाल जाती हुई और ये वेनिस के खूबसूरत घर जिनकी रेड कलर की रूफ सारे में दिखाई दे रही है। वेनिस के इन घरों की तिरछी छतें और उनको बनाने के लिए रेड कलर की ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सारे में ऐसा लग रहा है जैसे कि रेड कलर बिछा हुआ है। ये टॉप से पियाज़ा सैन मार्को का व्यू, ये टॉप से सेंट मार्क्स बेसिलिका का व्यू, ओनियन शेप की डोम्स दिखाई देती हुई और उनके साइड में डॉजीज पैलेस है जिसका बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। ये कैंपेनीले टावर के टॉप पे बेल है। सुबह करीब 9 बजे ये बहुत लाउड बजती है, आगे देखना। अब मैं जा रहा हूँ डॉजीज पैलेस, लेकिन उससे पहले मैं यहीं पे एक हॉरर म्यूज़ियम है उसमें जा रहा हूँ। उसकी कुछ वजह है, बताता हूँ क्यों। वहाँ
डॉजीज पैलेस पे लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो मुझे पहले से पता था कि डॉजीज पैलेस और कॉरर म्यूजियम की कॉम्बो टिकट होती है और कॉरर म्यूजियम पे कोई भी लाइन होती नहीं है। तो मैं कॉरर पैलेस पे आया और यहाँ कोई लाइन नहीं। अब यहाँ से टिकट लेके पहले मैं कॉरर म्यूजियम देखूंगा और उसके बाद मैं जाऊँगा डॉजीज पैलेस की प्रायोरिटी लाइन में। कॉरर म्यूजियम में वेनेटियन हिस्ट्री और आर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। रेनेसांस से पहले ये लोगों को बस भगवान की भक्ति में लगाए रखते थे। रेनेसांस आने के बाद लोगों को बताया गया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंजॉय करो, और जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए। कॉरर म्यूजियम से टिकट लेके मैं अब आ गया हूँ डॉजीज पैलेस देखने के लिए। ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत व्यू। ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत फसाड। ये वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का टिपिकल नमूना है। इसमें पॉइंटेड आर्चेस होती हैं, उनके ऊपर 3 लीव्स का कवर और उसके ऊपर आपको राउंड मेडेलियन दिख रहा होगा जिसके अंदर 4 लीव्स क्लोवर है। मैं इस टाइम डॉजीज पैलेस के अंदर खड़ा हूँ। 1500s 1600s वेनिस की गोल्डन एज थी। उस टाइम इन्होंने ईस्ट से ट्रेड कर करके बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वेनिस के लोग बहुत अमीर हो गए थे। तो वेनिस की जो पावर और वेल्थ थी उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये डॉजीज पैलेस बनाया गया और डॉजीज पैलेस में ड्यूक रहता था। आज भी वेनेटियन गवर्नमेंट की सीट यहाँ डॉजीज पैलेस के अंदर ही है और आज जो वेनिस के ड्यूक हैं वो भी यहीं रहते हैं। करीब 400 साल तक ये जो जगह है डॉजीज पैलेस, ये मोस्ट पावरफुल हाफ एकड़ ऑफ यूरोप रह चुकी है। ये पीछे जो हरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, ये पानी इकट्ठा करने के लिए था पुराने ज़माने में। पानी इस स्क्वायर से बह के स्लोप से वहाँ पे जाके कुएं की तरह इकट्ठा हो जाएगा और जब भी पानी चाहिए होगा अंदर बाल्टी डाल के निकाल लो। डॉजीज पैलेस अंदर से एक प्रिजन से कनेक्टेड है और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसे ब्रिज ऑफ साइज बोलते हैं। तो जो कैदी थे उन्हें डॉजीज पैलेस के अंदर से जब जेल पहुंचाया जाता था तो वो कैदी इस ब्रिज को क्रॉस किया करते थे और वेनिस की ब्यूटी उन्हें आखिरी बार देखने को मिलती थी। ये रात के वक्त पियाजा सैन मार्को का ब्यूटीफुल व्यू। रात को ये जगह अलग ही कैरेक्टर ले लेती है क्योंकि लाइटें जगमगा रही होती हैं और भीड़ बहुत कम हो जाती है। ये पियाजा सैन मार्को पे बीच में कैंपेनीले बेल टावर और सेंट मार्क्स बेसिलिका और दोनों तरफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये सेंट मार्क्स बेसिलिका का बेहद खूबसूरत व्यू। लोग आफ्टर डिनर स्ट्रॉल करते हुए, जिसे इटालियन में पासीजाटा बोलते हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर पे आपको 3-4 जगह म्यूजिशियन म्यूजिक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी अच्छा म्यूजिक होता है इनका। अब मैं आ गया हूँ बुरानो आइलैंड घूमने के लिए। ये सारे मेरे पीछे आपको घर दिख रहे हैं, बड़े ही कलरफुल हैं, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा। देखते हैं। बुरानो आइलैंड वेनिस के पास में ही है, वेनेटियन लेगून में। इसकी जो पॉपुलेशन है वो मात्र 3000 है। ये जो आइलैंड है ओरिजिनली 6th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम इन्वेडर्स और बारबेरियन से बचने के लिए यहाँ पे लोग आके रहने लगे थे। जो शुरू के घर थे वो मड और केन के होते थे। फिर अब से करीब 1000 साल पहले यहाँ पे ब्रिक के घर बनने शुरू हुए। बुरानो आइलैंड में घूमते हुए आप सोचेंगे कि ये घर आखिर इतने कलरफुल क्यों हैं, इतने ब्राइट कलर्स क्यों हैं। उसकी कुछ वजह है। ये जो बुरानो आइलैंड है हमेशा से एक फ़िशिंग विलेज रहा है। तो पहले जब फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए जाते थे विंटर के टाइम, तो अक्सर उनको फॉग मिलता था, तो उन्हें वापस अपने आइलैंड पे पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने घरों को यहाँ ब्राइट कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। इससे क्या है कि वो फॉग में भी दूर से ही अपने आइलैंड को पहचान लेते थे ब्राइट कलर से और आसानी से अपने आइलैंड पे पहुंच जाते थे। एक और वजह बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे घर एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो कलर्स हैं ये घरों में फ़र्क करने के काम आता है। तो इस तरह लोग आसानी से अपने घरों को पहचान लेते हैं। तो ये जो कलर्स हैं ये एड्रेस का काम करते हैं।
यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से घरों का कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को अपने घर पे पेंट करना है तो पहले वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, गवर्नमेंट उसे देखेगी, डिसाइड करेगी कि कौन सा कलर इस घर के लिए सही है, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी और वो ही कलर घर पे अप्लाई किया जा सकता है। इस आइलैंड के सेंटर पर सैन मार्टिनो की चर्च है। ये जो पीछे टावर दिख रहा है ये इसी चर्च का टावर है। ये कई डिग्री झुका हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो इसकी नींव है वो पानी की वजह से लचीले ग्राउंड की है। यह है सैन मार्टिनो चर्च के सामने का बाल्दासारे गल्लुपी स्क्वायर। ये कैनाल को फिल करके बनाया गया था। ऐसे पीने के पानी के वाटर फाउंटेन आपको वेनिस, मुरानो और बुरानो में जगह जगह दिख जाएंगे। बुरानो आइलैंड सिर्फ कलरफुल घरों के लिए ही नहीं बल्कि लेस वर्क के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पे 16th सेंचुरी से लेस वर्क होता आ रहा है। ये हाई लेवल की स्किल का काम है। बहुत सारी लेडीज़ मिलके नीडल से एक कपड़े पे काम करती हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम लेके तैयार होता है, इसलिए महंगा भी होता है। रुमाल जो है वही करीब 50 यूरो का यहाँ से मिलेगा अगर वो लेस वर्क ओरिजिनल है। वैसे यहाँ पे जो अधिकतर सामान मिलता है लेस का वो चाइना का माल होता है, तो अगर आपको ख़रीदना है तो ज़रा ध्यान से ख़रीदें। यहाँ पे लेस का एक म्यूज़ियम भी है। आज मैं आ गया हूँ मुरानो आइलैंड देखने के लिए, जो कि ग्लास मेकिंग के लिए फेमस है। ये आइलैंड वेनिस के बिल्कुल पास में है। दोस्तों, मुरानो एक आइलैंड है जो कि वेनेडियन लेगून में है। ये वेनिस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वेनिस से वेपोरेटो लेनी होगी। मुरानो ग्लास मेकिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे जो ग्लास बनता है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री रही है ग्लास मेकिंग की। 1291 से यहाँ पे ग्लासेस बनते हुए आ रहे हैं। पहले जो ग्लासेस बनते थे इस रीजन में वो वेनिस में बनते थे, लेकिन उससे आग लगने का काफ़ी खतरा रहता था, तो उस खतरे से बचने के लिए जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री थी उसे परमानेंटली मुरानो में शिफ्ट कर दिया गया और वो आज भी यहाँ पे है। मुरानो में आपको जगह जगह ग्लास के प्रोडक्ट बेचने वाली शॉप मिल जाएंगी। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ग्लास से बने हुए, उनसे आप इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। यहाँ के शैंडेलियर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। ये ग्लास के ग्रेप्स। इटली की वाइन वर्ल्ड फेमस है और जो वाइन है वो ग्रेप्स से ही बनती है। अब थोड़ा यहाँ के घरों को और गलियों को देखते हैं।
तो दोस्तों हमने इस वीडियो में वेनिस, मुरानो और बुरानो आइलैंड देखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वेनिस जाना प्लान कर रहे हैं तो उससे जुड़ी तमाम तरह की ट्रैवल हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।